Hello everyone. So in the previous video we have discussed about chapter 1, 2 and 3 important topics. In this video we'll discuss about the motion in a plane and we'll discuss about the laws of motion, which is the very important chapter. So let us start our discussion of important topics and important derivations as well as एनसीईआरटी के जो कि इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मोशन इन ए प्लेन के चैप्टर से। तो पहला टॉपिक हमारा यहाँ पर आएगा कि स्केलर एंड वेक्टर के बीच का डिफरेंस। दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, यू जस्ट नीड टू नो द बेसिक्स, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटी, उनके बीच का डिफरेंस, ताकि वो आगे जाके आपको जो कि कॉन्सेप्ट है उसमें यूज होगा। ठीक है। और फिर उसके बाद आएगा कि पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। पोजीशन वेक्टर जो है हमारा ओरिजिन से लेके किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट के अंदर जो वेक्टर रहेगा उसे हम पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इट इज द वेक्टर बिटवीन टू गिवन स्पेसिफिक पॉइंट्स। ठीक है। R1 R2 के बीच जो वेक्टर है R1 माइनस R2 या फिर R2 माइनस R1, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो कि दो वेक्टर के बीच का एक वेक्टर रहता है, वही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ रहा है हमारा इलस्ट्रेट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। जैसे कि इक्वल वेक्टर हो गया, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। When the two vector will become equal when both are equal in the direction and equal in their magnitude. In that case we can say that these two vectors are equal. Okay. Negative of a vector, तो देखिए यहाँ पर a वेक्टर है इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b वेक्टर कब होगा, जब दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्टली डिफरेंट होगा। ठीक है। लेकिन दे मस्ट हैव मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड। अभी आ गया नेक्स्ट, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। ये फॉर्मूला है, जबकि एक्स वाई जेड दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। फिर उसके बाद हमारा आ गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 रहता है और उसका फॉर्मूला ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहेगा। ठीक है। ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है और मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर ये भी न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है और आगे जाके कॉन्सेप्ट में ये यूज होगा। फिर आ गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए कांस्टेंट नंबर। तो जबकि एक कांस्टेंट नंबर से एक वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या होता है, उसमें उतना टाइम्स वो वेक्टर का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। ये सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ डिराइवेशन की कुछ बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों में से न्यूमेरिकल प्लस डिराइवेशन 100% गारंटीड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर में से अभी तक का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है। जिसमें आपको रिजल्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा, जिसका वैल्यू रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वैल्यू आएगा। और जो कि है हमारा एंगल, जो कि डायरेक्शन, वो भी आपको फाइंड आउट करना होगा tan थीटा यूज करके। फिर आ गया आपका डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। डॉट प्रोडक्ट देखिए, डॉट प्रोडक्ट जो है ए वेक्टर डॉट विथ बी वेक्टर करने से हमारा आ गया मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है। ये एक फॉर्मूला है। और दूसरा और एक फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या होगा फॉर्मूला, दैट इज x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। ये भी एक दूसरा फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है। तो इस तरह दो फॉर्मूला हमने देख लिया डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट का और एक नाम है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है। और देखिए अभी नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने से आ गया हमारा मॉड ए मॉड बी एन कैप। और इसका और एक भी मेथड है, जबकि डिटर्मिनेंट या फिर टेबल मेथड करके, जैसे टेबल बना के आई कैप जे कैप के कैप यूज करके हम वैल्यूज लेके सॉल्व करना होगा। ठीक है। ये दूसरा मेथड हो गया। तो ये डॉट प्रोडक्ट का जो पहला मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा और एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, जिसमें से आप थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आ गया हमारा नेक्स्ट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। सपोज दिस इज ए वेक्टर, इसको अभी हम रिजॉल्व करेंगे इसके दो कंपोनेंट में। एक हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। लेट दिस एंगल बी थीटा, then this will be the a cos theta, this is the horizontal component, and a sin theta, this one will be the vertical component. तो यहाँ पर मेन जो वेक्टर है उसको उसके दो रिजल्टेंट वेक्टर्स में, जो कि इसका दो कंपोनेंट वेक्टर है, उसमें हमें स्प्लिट करना होगा। एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ठीक है।
फिर आ गया हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, और इसमें प्रूव करना है कि ये जो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल है दिस इज पैराबोलिक इन नेचर, ये प्रूव करना है। और टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला दैट इज 2u sin थीटा अपॉन जी, या फिर मैक्सिमम हाइट एच मैक्स का फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर, एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, एंड रेंज का फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, एंड इसके स्पेशल केसेस दैट इज थीटा इक्वल टू 45 पे हमारा रेंज का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा, ये वैल्यू भी, ये भी प्रूफ करना होगा हमें। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में ये सभी टॉपिक्स हमारा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए भी और डिराइवेशन के लिए भी। डिराइवेशन के हाई चांसेस है, इसमें से लॉन्ग 5 मार्क के डिराइवेशन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर आ गया हमारा हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी अभी आगे देखेंगे, वो मैंने दिया हुआ है लिस्ट में, आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं हाफ प्रोजेक्टाइल के लिए, जिसमें आपको एक बिल्डिंग के ऊपर या फिर एक टावर या फिर माउंटेन के ऊपर से कुछ थ्रो करेंगे तो उसका रेंज कितना होगा, ये सभी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ये सभी प्रूफ करना है उसमें। और एक रिलेशन यहाँ पर देखिए, रेंज और हैचमैक्स के बीच, दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट, रेंज बाई हैचमैक्स, इसका वैल्यू आएगा 4/tan थीटा। ये भी रिलेशन आप याद रखिए, ये भी पूछ सकता है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हम कर सकते हैं, इसके ऊपर अच्छे से ट्रिक है ये एक, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पहले आ गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, जिसका ऐसा यूनिट है रेडियन, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जिसका ऐसा यूनिट हो गया हमारा रेडियन पर सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा यूनिट। और इसका फॉर्मूला देखिए, ओमेगा का बहुत सारा फॉर्मूला है, ओमेगा एक है भी अपॉन आर हो गया, या फिर ओमेगा हो गया डी थीटा अपॉन डी टी हो गया, या फिर ओमेगा हो गया 2 पाई अपॉन टी, या फिर ओमेगा हो गया 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। दीज आर द डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। और नेक्स्ट आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू एक्सेलरेशन अपॉन द रेडियस, लीनियर एक्सेलरेशन अपॉन रेडियस हो गया। तो ये सभी न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएगा हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज एस इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। दिस इज very important for derivation point of view, again 3 mark type derivation can be asked from this concept, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डिराइवेशन हमें अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। तो अभी चलते हैं इसके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो प्लीज नोट डाउन 4.1, 4.2, 3, 4, 4.6, 8, 9, 10, these examples are quite important। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 and 29, these questions are also quite important। तो ये क्वेश्चंस इतना तो हमें मिनिमम केस में इतना तो प्रैक्टिस करना है, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन हमारा रह गया वो इतना करने के बाद आप फिर प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका कंसेप्ट और भी अच्छा होगा और भी स्ट्रांग होगा। तो अभी नेक्स्ट लॉज ऑफ मोशन की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर है, दिस इज द एक्चुअल फिजिक्स, रियल फिजिक्स स्टार्ट्स फ्रॉम दिस चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन का हमने तो ऑलरेडी वीडियोस डाला हुआ है, आप वो रेफर कर सकते हैं अगर कुछ डाउट है तो। देखिए यहाँ पर इनर्शिया एंड इट्स टाइप्स, ठीक है, 3 टाइप का है इनर्शिया, मोशन, रेस्ट एंड डायरेक्शन, और इसका थोड़ा डेफिनेशन एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन और कुछ उसका एग्जांपल्स याद रखना है। फिर आ गया हमारा न्यूटन सेकंड लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इक्वल टू dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स, और इसको बेस करके और भी 3 फॉर्मूला आएगा, एफ इक्वल टू एम ए आएगा, ठीक है, एफ इजिकल टू एम ए हो गया, या फिर एफ इजिकल टू वी इंटू डी एम अपॉन डी टी हो गया, ये सभी फॉर्मूलाज का डिराइवेशन, और ये फॉर्मूलाज डायरेक्टली हाउ दे आर बीइंग यूज्ड इन द न्यूमेरिकल, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। द रियल लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, इट्स यहाँ पर दिया हुआ है कि न्यूटन सेकंड लॉ को हमें प्रूफ करना है कि इट इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे कि न्यूटन के सेकंड लॉ जो है उसमें से हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को डिराइव कर सकते हैं, या न्यूटन के थर्ड लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं, ये दोनों प्रूफ करना है, जिसमें ये प्रूफ हो जाएगा कि न्यूटन सेकंड लॉ इज द एक्चुअल लॉ और द रियल लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। बोथ द फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ आर कंटेन्ड इन न्यूटन सेकंड लॉ।
फिर न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन आएगा, इसमें रिएक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन एक्शन फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू दैट ऑफ रिएक्शन फोर्स। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। हो गया, इसका कुछ एग्जांपल्स भी हमें याद रखना होगा। फिर आएगा हमारा इम्पल्स एंड मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स एंड मोमेंटम थ्योरम, जिसमें हमारा इम्पल्स का फॉर्मूला है एफ इजिकल टू सॉरी इम्पल्स का फॉर्मूला है जे इजिकल टू एफ इंटू डेल्टा टी हो गया, या फिर जे इजिकल टू डेल्टा पी हो गई। चेंज इन द मोमेंटम, मोमेंटम जितना चेंज होगा दैट विल बी योर इम्पल्स। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए, जब हमारा एक्सटर्नल फोर्स, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, no external force is acting, in that case the momentum will not change in the momentum will be zero, and that will imply the momentum remains constant। ठीक है, यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम जितना था पहले सिस्टम में उतना ही मोमेंटम आफ्टर रहेगा। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम अगर हमारा दो सिस्टम है M1 प्लस M2 था इनिशियली, तो एक्सप्लोजन हो गया, कोलिजन हो गया, तो उसमें मोमेंटम कितना रहेगा M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 रहेगा मोमेंटम। ठीक है, फिर आ गया हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट फोर्सेस मतलब एक ही पॉइंट में अगर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करें तो उसका इक्विलिब्रियम हमें करना है। इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होगा कि जितना फोर्स हमारा लेफ्ट साइड एक्ट कर रहा है उतना फोर्स राइट साइड एक्ट करना चाहिए, और जितना फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उतना फोर्स अपवर्ड भी एक्ट करना चाहिए। कंडीशंस को यूज करके हमें इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, इसका एग्जांपल्स भी मैंने अटैच किया हुआ है एंड में, आप वो एग्जांपल को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज अभी आया, जिसमें हम टेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, स्प्रिंग रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें आ गया पहला हमारा पुली रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, अभी है कि यहाँ पर पुली दिया जाएगा और इसमें 2 मास या फिर 3 मास अटैच कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट मासेस दिया हुआ होगा और एक्सेलरेशन एंड टेंशन आपको फाइंड आउट करना है। और एलिवेटर प्रॉब्लम, यहाँ पर एलिवेटर में when the man is moving inside an elevator and elevator is moving upward, and in that case the reaction force will be how much, it will be m into g plus a होगा। फिर उसी तरह जब एलिवेटर इज मूविंग डाउन द रिएक्शन फोर्स आर इक्वल टू m into g minus a होगा। इसका प्रूव करना है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी, ये दोनों टॉपिक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया हमारा इंक्लाइन प्लेन एंड पुली प्रोग्राम। तो देखिए, इंक्लाइन प्लेन अगर प्रेजेंट है और उसके साथ हमारा अटैच है पुली, पुली भी इसके साथ अटैच हो गया, तो इसका भी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, पुली प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन पूछ सकता है आपको और टेंशन का वैल्यू भी आपको पूछ सकता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आ गया टेबल एंड पुली प्रॉब्लम, जिसमें टेबल में से आपको एक पुली अटैच होगा और उसमें एक्सेलरेशन एंड टेंशन यू हैव टू फाइंड सेम वे एज यू आर फाइंडिंग प्रीवियसली। ठीक है, तो इसी तरह ये सभी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है। नेक्स्ट देखिए, हमारा आ गया हॉर्स एंड कार्ट सिस्टम। हॉर्स एंड कार्ट सिस्टम इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। हॉर्स एंड कार्ट सिस्टम में आपको एक्सप्लेन करना है व्हाई द हॉर्स इज एबल टू पुल ए कार्ट, हाउ इट द हॉर्स इट इज एबल टू पुल द कार्ट सिस्टम। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया हमारा स्टैटिक एंड डायनामिक फ्रिक्शन। यहाँ से हमारा फ्रिक्शन का टॉपिक शुरू होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन, ये सभी फ्रिक्शंस का वैल्यू और उनका ग्राफ एक है, ग्राफ भी अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, इस तरह का ग्राफ है, एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन के बीच का ग्राफ है, फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इतना तक हमारा स्टैटिक वैल्यू रहेगा। यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन शुरू होगा। ठीक है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है वो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर रहता है, उसका रीजन सभी, ये सभी याद रखना होगा। लॉ ऑफ फ्रिक्शन, जिसमें हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसका मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू आर है, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन फोर्स रहता है, और इसका फॉर्मूला हमें याद रखना होगा। नेक्स्ट आ गया फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, यू हैव टू शो और प्रूव दैट फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल। ठीक है, और एक क्वेश्चन अभी आ गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन को आपको फाइंड आउट करना होगा। अभी देखिए, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस तरह एक्ट कर रहा है और रिएक्शन फोर्स इस तरह है, तो ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, देन ये हो गया हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा। ठीक है, ये थीटा का डेफिनेशन और इसका वैल्यू दैट इज tan इनवर्स म्यू आएगा ये वैल्यू।
एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज भी सेम वैल्यू आएगा लेकिन इसका मीनिंग अलग है। जबकि बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड करता है वो इंक्लाइंड में, तो ये इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विल बी द एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, द मिनिमम एंगल एट विच द बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, उसका वैल्यू भी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू है। तो दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है लेकिन मीनिंग अलग है दोनों का, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज का। ठीक है, और यहाँ पर और एक टॉपिक मिस हो गया जो कि है पुश वर्सेस पुल में। इसमें आपको शो करना है कि जो पुल है, पुल फोर्स इज इजी, पुलिंग एन ऑब्जेक्ट इज इजी देन पुशिंग एन ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि पुल में हमारा फ्रिक्शन का वैल्यू जो रहता है वो कम रहता है, और पुशिंग एन ऑब्जेक्ट मोर फ्रिक्शन इज यूज्ड इन पुशिंग एन ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन 2 मार्क में या फिर 3 मार्क में डिराइवेशन बेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। फिर आगे नेक्स्ट हमारा बैंकिंग ऑफ रोड एंड व्हीकल ऑन ए लेवल्ड सर्कुलर रोड। तो यहाँ पर बैंक रोड में आपका क्वेश्चन 100% बैंक रोड का क्वेश्चन आएगा, डिराइवेशन आएगा 100% आएगा। ये डिराइवेशन आपको पूरे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, ये डिराइवेशन श्योर शॉट आएगा। ठीक है, अच्छे से 100% हमें प्रैक्टिस करके मिनिमम 3 to 4 टाइम्स अच्छे से नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूला को याद कीजिए और इसका न्यूमेरिकल को 2-3 न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल्स में आ रहा है हमारा 5.25 सॉरी 4 and 5, 5.6, 5.7, 5.89 एंड 11। तो दीज आर द मिनिमम एग्जाम्पल, इतना तो आपको करना ही होगा। उसके अलावा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज अगर हम देखेंगे तो 5.6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 20 and 23, this much example you must have to do। तो इतना प्रैक्टिस, जितना मैंने टॉपिक्स आपको बताया उतना टॉपिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इतना क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपका एग्जाम भी बहुत ही अच्छा जाएगा। गारंटी है हमारा, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। मिनिमम आपका इतना टॉपिक प्रैक्टिस करना है और इतना एनसीईआरटी का एक्सरसाइज एग्जाम्पल प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।